अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं और सॉल्व करने वाले हैं कृति पत्रिका यानी प्रैक्टिस पेपर नंबर 2 जो नवनीत 2024 के प्रैक्टिस पेपर में से एक है। प्रैक्टिस पेपर नंबर 1 हम सॉल्व कर चुके हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या फिर तमाम वीडियोज़ आप प्लेलिस्ट में से देख सकते हो। डियर स्टूडेंट्स, ये जो हिदायतें हैं बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसमें आपके डाउट क्लियर हो जाते हैं। पहली बात तो आकृति यानी जो शक्लें बनाना होती है वो आकलन कृति वाले क्वेश्चन में जो आकृतियाँ यानी शक्लें आपको दी जाती है खाके, वो बनाना ज़रूरी होता है। और व्याकरण पर आधारित यानी ग्रामर सेक्शन में जो कृतियाँ दी हुई होती है वहाँ पर भी आपको खाके बनाना ज़रूरी होता है। उसके बाद जो खाके आप बनाते हैं तो हमेशा पेन से ही आपको बनाना है, पेंसिल का इस्तेमाल नहीं करना है। अक्सर आप पूछते रहते हैं कि पेन से बनाना है या पेंसिल से। देखो, बोर्ड के एग्ज़ाम के पेपर में सेकंड नंबर पर सेम इंस्ट्रक्शन लिखी हुई होती है। आप कोई बोर्ड का पेपर उठा के देख ले, उसमें ये लिखा हुआ होता है कि जितनी सारी डायग्राम्स आपको बनाना होती है वो पेन से ही बनाना होती है। उसके अलावा उपयोजित लेखन ले लो, उस जितनी सारी आकृतियाँ दी गई है उसको बनाने की ज़रूरत नहीं है। चौथी हिदायत बोर्ड के पेपर में दी जाती है कि आप सफाई का ख्याल रखेंगे, खुशखत लिखेंगे और विथआउट ग्रामेटिकल मिस्टेक के लिखेंगे। इस पर आपका क्या हो, ध्यान हो कि आप बगैर ग्रामेटिकल मिस्टेक के लिखेंगे। ये हो गई हिदायतें। प्रैक्टिस पेपर नंबर 2 में जो सबसे पहला सवाल पैराग्राफ हमें दिया गया है वो ये है, चिल्ड्रन ऑफ हेवन, इसमें से लिया हुआ ये पैराग्राफ है। देखो, पैराग्राफ में कितनी लाइन आती है, ज़्यादा नहीं आती है, 3, 4, 5। अभी 5 लाइनें, ज़्यादा से ज़्यादा आपको 6-7 लाइन आएगी, इससे ज़्यादा नहीं आती है। पैराग्राफ बहुत लंबा चौड़ा नहीं आता है, इस बात का आप ख्याल रखेंगे। वो छोटे पैराग्राफ में से ही आपको सवाल समझ में आ जाना चाहिए और आपकी रीडिंग फास्ट रहना चाहिए। जिसकी रीडिंग फास्ट रहेगी उसको जवाब जल्दी मिलेगा। ठीक है, अब पहला सवाल है प्रश्न क्रमांक 1 अ का, पुढील उतार्यांच्या आधारे सूचनानुसार कृती करा। बच्चे इस सवाल को भी अपने आंसर कॉपी में उतार लेते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आपको वक्त ज़ाय करने की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब ये होता है कि आगे दिए हुए पैराग्राफ के सहारे से हिदायत के मुताबिक अमल करो, तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद नंबर 1 पर है एका वाक्यात उत्तरे लिहा, एक जुमले में जवाबात लिखो। इसको भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट हम क्या करेंगे, प्रश्न क्रमांक 1 का अ, उसके नीचे 1 डालेंगे और उसके डायरेक्ट उत्तर लिखेंगे। अब सवाल है, इतर मुलांचे पालक या मुख्य कारणांसाठी आलेले असतात। दूसरे बच्चों के पेरेंट्स इन खास वजूहात के लिए आए हुए रहते हैं। जो अली रहता है उसके पेरेंट्स तो नहीं आए थे, लेकिन जो दूसरे बच्चों के पेरेंट्स है, पालक यानी पेरेंट्स, वो क्यों आए थे, इसकी वजह ढूंढना है। अब इस पैराग्राफ में उसका जवाब मिलेगा। अब जिसकी रीडिंग फास्ट होगी वो उतनी जल्दी उसको जवाब मिल जाएगा। ठीक है, तो उसका जवाब यहाँ पर है, मुख्य म्हणजे मुलांना प्रोत्साहन द्यायला ते स्वतःच आलेले असतात। यहाँ तक इसका मतलब होता है कि ख़ास ये कि वो बच्चों की हिम्मत अफजाई के लिए वहाँ पर आए हुए थे। तो किस लिए आए थे, हिम्मत अफजाई के लिए। तो सिर्फ आपको क्या करना है, यहाँ से मुलांना प्रोत्साहन द्यायला ये उठाकर आपको क्या यहाँ पर लिख देना है। आपका जवाब कंप्लीट हो जाएगा, 1 नंबर आपको मिल जाएगा। बच्चों को हिम्मत अफजाई देने के लिए, हिम्मत अफजाई करने के लिए। उसके बाद इसी पैराग्राफ के सहारे से हमको ये भी क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, अब क्या करेंगे, सवाल लिखेंगे और खाके को पूरा बंद नहीं करेंगे, बल्कि क्या करेंगे, आधा ही ऐसा करेंगे, सामने वाला खुला रखेंगे ऐसे। जब हमारा पूरा जवाब लिखना हो जाएगा तो हम इसको क्या करेंगे, बंद करेंगे इस तरह से। वरना हम क्या करते हैं, पहले खाका बना लेते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, उसको लिखते हैं, तो लिखते लिखते हम बाहर चले जाते हैं, वो अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, सवाल है, पालकांनी मुलांसाठी आणलेल्या वस्तू। हमने ऊपर समझा है, पालक यानी
पेरेंट्स, और नी का मतलब होता है ने, पालकांनी यानी पेरेंट्स ने मुलांसाठी बच्चों के लिए आणलेल्या वस्तू, लाई हुई चीज़ें। अब 2 बॉक्स दिए हुए, 2 बॉक्स में हमको 2 चीज़ें लिखना है। ठीक है, इस पैराग्राफ में उसका जवाब मिलेगा और उसका जवाब यहाँ से है, त्यांच्या पालकांनी मुलांसाठी नवीन बूट, शर्ट, ग्लुकोजची पावडर अशा गोष्टी आणलेल्या असतात। इस लाइन में इसका जवाब है। अब 2 बॉक्स में हमको लिखना है, तो पहले बॉक्स में हम लिखेंगे नवीन बूट शर्ट, यहाँ पर आ गया। ग्लूकोजची पाउडर, ग्लूकोज की पाउडर, ये चीज़ें उन्होंने लाई थी। 2 बॉक्स में 2 चीज़ें हो गई। ये देखो 2 लफ्ज़ लिखने पर आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। बहुत इजी है। शर्त है कि आपको सवाल समझ में आना चाहिए, और सवाल समझ में आने के लिए आपको प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। हर सवाल का आपको अंदाज़ा होता है कि किस लाइन में किस तरह से वो सवाल पूछ सकता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। सहमत वाला क्वेश्चन है। सहमत यानी खुद की राय। सवाल है, स्पर्धेत पहिल्या नंबर पटकावून अलीच्या नाराज होण्याची कारणे तुमच्या शब्दात लिहा। यानी मुकाबले में पहले नंबर आने के बावजूद भी अली के नाराज होने की वजूहात अपने लफ्ज़ों में लिखो। देखो ये सहमत है, इसी सबक से रिलेटेड सवाल है, लेकिन इसका जवाब इस पैराग्राफ में नहीं होगा क्योंकि ये सहमत है। अक्सर ऐसे होता है कि हम पैराग्राफ में से बनाकर लिख सकते हैं, लेकिन इसका जवाब बच्चे इसमें ढूंढेंगे तो उसको नहीं मिलेगा, कुछ भी लिख देंगे तो गलत हो जाएगा। ये इसका मतलब आपको समझना ज़रूरी है कि अली जो है वो पहले नंबर आने के बावजूद भी नाराज़ क्यों था, तो आपको वजूहात मराठी में लिखना है। ये आपके सामने चैलेंज होता है कि आपको सहमत लिखते आना चाहिए, वरना आप 2 नंबर से हाथ धो बैठेंगे। तो हम छोटे छोटे जुमले बनाकर लिखेंगे। पहले लिखेंगे, स्पर्धेत पहिला नंबर पटकावूनही अली नाराज होता कारण जहीराचे बूट हरवले होते। तिसऱ्या नंबरवर बूटांची बक्षीस होती। अलीला तिसऱ्या नंबरवर येऊन ते बूट मिळवायचे होते, परंतु स्पर्धेत तो पहिल्या क्रमांकावर आला म्हणून त्याला तिसऱ्या क्रमांकाची बुटे मिळाली नव्हती, म्हणून तो कमालीचा निराश झाला होता। छोटे छोटे जुमले बनाकर हमने क्या किया, इसका जवाब लिखा। आपको यही करना है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं दूसरे पैराग्राफ की तरफ। आपको पता ही होगा कि एक पैराग्राफ एक पेपर के अंदर 2 सबक के पैराग्राफ पूछे जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी वही चीज़ है। इसी पेपर में दूसरा पैराग्राफ हमसे पूछा गया है दास पीटिका से। ये जो पैराग्राफ है, आधा पैराग्राफ इस पर है और आधा पैराग्राफ दूसरे सफ़े पर है। ठीक है, अब हम समझेंगे। ये तो जनरल क्वेश्चन है, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं। इसका मतलब हमेशा याद रखिए कि सामने दिए हुए पैराग्राफ को के सहारे से हिदायत पर अमल कीजिए। सूचना यानी हिदायत। अब लिहा, लिहा यानी लिखो। यहाँ पर 2 चीज़ें हैं, 2 खाली जगह, और 2 खाली जगह पर 2 नंबर दिए हुए हैं। 2 बातें लिखने पर हमको 2 नंबर मिल जाएंगे। नंबर 1, माणसाचे जैविक कर्तव्य। इंसान का बुनियादी फ़र्ज क्या होता है, तो यहाँ पर उसका जवाब है, मी तुम्हाला मारणारच ते माझे जैविक कर्तव्य आहे। मी तुम्हाला यानी किसको मारने वाला था, वो मच्छरों को। तो यहाँ पर हम तुम्हाला की जगह लिखेंगे डासांना। डासांना मारने, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ डासांना मारने, ये माणसाचे जैविक कर्तव्य था। मच्छरों को मारना उसका बुनियादी फ़र्ज था। इसमें जवाब मिल गया। उसके बाद डासांचे जैविक कर्तव्य,
जैसे इंसान का बुनियादी फ़र्ज़ था उनको मारना, तो मच्छरों का बुनियादी फ़र्ज़ क्या था? तो डास म्हणाला, यानी मच्छर कहने लगा, तुझ्यातले रक्त काढणे हे ही आमचे जैविक कर्तव्य आहे। मच्छर ने कहा कि तेरे अंदर से खून निकालना ये हमारा बुनियादी फ़र्ज़ है। तो अब बुनियादी हक है, कर्तव्य यानी हक है। अब तुझ्यातले यानी इंसानों में के, तो यहाँ पर हम लिखेंगे मांसातले रक्त काढणे, मांसातले रक्त काढणे ये डासांचे जैविक कर्तव्य है, बुनियादी हक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे, जो नेक्स्ट पैराग्राफ सफ़े पर दिया हुआ है। उसके बाद इसी पैराग्राफ में दूसरा सवाल है, चौकटी पूर्ण करा। चौकटी यानी ये चौकोन को चौकटी बोलते हैं मराठी में। पहला सवाल है, डासांमधले सुजान कुटुंब। सुजान यानी समझदार, कुटुंब यानी फैमिली। तो मच्छरों की जो सुजान कुटुंब है उनका हमें नाम लिखना है। तो इस पैराग्राफ में हम ढूंढेंगे और उसका जवाब यहाँ पर है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, तो दासू आणि दासी है डासांमधले एक सुजान कुटुंब होते। दासू और दासी ये मच्छरों में से एक समझदार फैमिली थी, तो इसलिए दोनों को हम उठा के इस बॉक्स में लिख देंगे। क्या जवाब आएगा फिर यहाँ पर? दासू आणि दासी। उसके बाद इसी पैराग्राफ पर रिलेटेड हमको दूसरा सवाल पूछा हुआ है, या दोघांचा जन्माचा संसार संबंध, यानी इन दोनों का पैदाइशी ज़माने का रिश्ता है। किन दोनों का? ई बॉक्स में जो आएगा उन दोनों का। तो यहाँ पर उसका जवाब है इस लाइन में, आपला जन्माचा संसार संबंध बोलणे तोडून कसे चालेल, यहाँ पर है। अब ये कौन बोल रहा है? मच्छर बोल रहा है इंसान से कि हमारा तो पैदाइशी अच्छा रिश्ता है, और ऐसा बोलकर कैसे चलेगा? तो कौन किससे बोल रहा है? इंसान से मच्छर बोल रहा है। तो ये दोनों का रिश्ता हुआ, मच्छर और इंसान का। तो यहाँ पर जवाब में हम लिखेंगे मानुस व डास, मानुस व डास ये दोनों का रिश्ता। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर कृति पूछा हुआ है 2 नंबर के लिए। माणसांच्या शरीरातून प्रोटीन्स या 2 गोष्टींमुळे जातात। इंसान के जिस्म में से प्रोटीन ये 2 बातों से जाता है। अब 2 बातें हमको यहाँ लिखना है कि कौन सी 2 बातों से इंसानों का प्रोटीन जाता है। उसका पैराग्राफ में जवाब मिलेगा हमको, क्योंकि वो आकलन कृति है, और उसका जवाब यहाँ पर है इस लाइन में। देखो, काही मिनिटातच ते भरून येते आणि तू खा करतोस, शिंकतोस, त्यातून जातात की कितीतरी प्रोटीन्स यहाँ से, कि तू 1 मिनट में खांसता है और छींकता है तो फौरन भर के आता है, उसमें तो बहुत सारे प्रोटीन्स तेरे चले जाते हैं। तो 2 चीज़ें हैं, खाकरतोस यानी खांसना, शिंकतोस यानी सीखना। ठीक है, तो यहाँ पर 2 बातें हम लिखेंगे, एक में आएगा खाकरने, दूसरे में आएगा शिंकने, या सेम टू सेम ऐसा लिखे तो कोई मसला नहीं है। ये और ये 2 चीज़ें आपको 2 बॉक्स में लिख लेना है। दूसरा पैराग्राफ भी हमने सॉल्व कर लिया, यानी इस पेपर में से हमने 2 असबाग के पैराग्राफ को सॉल्व कर लिया। गद्य विभाग कंप्लीट हुआ, उसके बाद दूसरा हिस्सा शुरू होता है पद्य विभाग का, यानी ये नज़म का हिस्सा यहाँ से शुरू हुआ। प्रश्न क्रमांक 2 अ, पुढील कवितेच्या आधारे सूचनानुसार कृती करा। ऊपर के सवाल में क्या था? पाठ था, यहाँ पर कविता आ गया। इसका मतलब है कि आगे दी हुई नज़म के सहारे हिदायत के मुताबिक अमल कीजिए। ये लिखने की ज़रूरत नहीं, टाइम वेस्ट नहीं करना। उसके बाद पिल्ले उत्तर येईल असा प्रश्न तैयार करा। हमको ऐसा प्रश्न यानी सवाल तैयार करना है जिसका जवाब क्या आना चाहिए? पिल्ले आना चाहिए। अब ये सवाल बनाने के लिए आपको ये पोएम समझना ज़रूरी है।
अगर आप पोएम नहीं समझेंगे तो सवाल नहीं बना पाएंगे, क्योंकि इससे रिलेटेड है। ठीक है, तो यहाँ पर हम सवाल बनाएंगे इसी नज़म के सहारे से। खोप्यात कोण निजली आहेत, खोपे में कौन सोया हुआ है। क्या बनाया हमने? खोपे में कौन सोया हुआ है। कैसे, क्यों बनाया हमने? क्योंकि हमको मालूम था इस नज़म का मतलब। हमने ये सवाल क्यों बनाया? क्योंकि देखो यहाँ पर ये लाइन दी हुई है, पिल्ले निजली खोप्यात, बच्चे खोपे में सोए हुए हैं, और हमको पिल्ले आए, उत्तर ये आना चाहिए पिल्ले। तो सवाल क्या बनेगा कि खोपे में कौन सोया हुआ है, तो जवाब आएगा पिल्ले। तो हम सवाल बनाएंगे खोप्यात कोण निजल्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यमक जुळणारे शब्द। यमक यानी राइमिंग वर्ड्स। राइमिंग वर्ड्स तो आपको पता ही होगा कि आखिरी का साउंड उनका सेम आता है। तो हमको कोसा का और चांगला का, ये दोनों का क्या करना है? राइमिंग वर्ड लिखना है। अब कोसा, उसका राइमिंग वर्ड आएगा मानसा। मानसा ये वाला, ठीक है, देखो कोसा मानसा। उसके बाद चांगला, उसका राइमिंग वर्ड आएगा टांगला। 2 नंबर का सवाल है, हमने 2 नंबर के लिए 2 लिख लिया है। उसके बाद ये सवाल पूछा गया है, पुढील पंक्तीचा सरल अर्थ लिहा। आगे दी गई लाइनों का खुलासा लिखिए, मतलब लिखिए। ये इसका मतलब होता है कि आगे जो लाइन दी गई है उसका आपको क्या करना है? सरल अर्थ लिखना है, मतलब लिखना है या खुलासा लिखना है। अब यहाँ पर लाइनें हैं, तीची उलूशी चोच, उसकी छोटी सी चोच है। तेज दांत तेज ओठ, वही उसके दांत है वही उसके ओठ है। तुले देरा दिले रे देवाना, और तुझे तो खुदा ने दिया है 2 हाथ 10 बोटे, 10 उंगलियां और 2 हाथ। अब इसका मतलब हमको क्या करना है? मराठी में ही लिखना है, खुलासा वो भी शॉर्ट में। 2 नंबर के लिए दिया हुआ है, 5-6 लाइन आपको काफ़ी हो जाएगी। हालांकि 2 नंबर के लिए 4 लाइन भी काफ़ी होती है, लेकिन कैसे हम थोड़ा दोनों साइड से दबा दबा के लिखते हैं, कम कम करके लिखते हैं, तो ज़्यादा लिखेंगे तो बेटर रहेगा। छोटे छोटे जुमले हम बनाएंगे। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? मैं अक्सर इसे कहता हूँ मसाला। सबसे पहले हम लिखेंगे सदर पंक्ती कवितेतून घेतलेली आहे, ज्यामध्ये कवीने मनोहारी शब्दचित्र रेखाटले आहे। सदर ओळीमध्ये कवी सांगित इच्छितो की सुगरणीची चोच इवलीशी आहे। चोच हेच तिचे दात व ओठ आहेत। तिने चोचीने हे सुंदर घरटे विणले आहे। कवी सांगतो की हे माणसा, तुला तर देवानं 2 हात आणि 10 बोटे दिली आहेत, म्हणून तू सुगरणीपेक्षाही चांगल्या कौशल्याने अशी सुंदर निर्मिती करू शकतो। ये इसका सारांश हो गया, सरल अर्थ हो गया, यानी मतलब हो गया। छोटे छोटे जुमले बनाकर आपको लिखना है, समझना है। उसके बाद दूसरी नज़म यहाँ से शुरू होती है। प्रश्न क्रमांक 2, पुढील कवितेच्या आधारे सूचनानुसार कृती करा। ये भल्लगड़ी दादा से ली हुई नज़म है और उस पर पहला सवाल है कारने लिहा। कारने लिहा ये मतलब वजूहात लिखो। सुगी आली कारण, सुगी यानी खुशहाली के दिन, आगे वजूहात लिखो। तो उसका जवाब हम इस नज़म में से लिखेंगे। सुगी आली, मेघराजा ने कृपा केली, ये इसका जवाब है। कारण मेघराजा ने कृपा केली, ये लाइन जैसे के वैसे उठा के आपको यहाँ लिख देना है। एक हो गया।
शेतकऱ्याला कमतरता नहीं, किसानों को अब कुछ नहीं है। वजूहात हमको लिखना है कि क्यों कम नहीं है। उसका जवाब आपको इस लाइन में मिलेगा। देखो यहां से वो बोल रहा है, काय कमतरता कुणाला आज, धनी आमिष आमचे हे राज। ये देखो इस लाइन में है, इसलिए कोई कमी नहीं है कि धनी आमिष आमचे हे राज, क्योंकि धनी भी हम हैं, मालिक भी हम हैं और हमारा ही सब राज है, इसलिए हमें कोई कमी नहीं। ये सेम लाइन उठा के आप वहाँ लिख सकते हैं। इससे अच्छा जवाब आपको चाहिए तो आप ऐसे लिखेंगे इसके आगे, कारण शेतकरीच धनी आहे आणि त्यांचेच राज आहे। ये उसका सही जवाब है। और जैसे कि वैसे लाइन भी उठाकर लिखे आपने तो कोई मसला नहीं, आपको नंबर मिल जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो एक पोएम सिर्फ 4 नंबर के लिए पूछा जाता है, 2 नंबर के लिए आकलन कृती से पूछा गया है और 2 नंबर के लिए सरल अर्थ पूछा गया है। पुढील ओळींचा सरळ अर्थ लिहा, दी गई लाइन का मतलब लिखिए। काळ्या मातीला हिरवा सुगंध, या गंधात सारेच धुंद, नवनवतीचा साज हा ल्याली रे। यानी काले मिट्टी को हरे रंग की खुशबू और इस खुशबू में सभी मशगूल या धुंध है। नवनवतीचा साज हा ल्याली रे, और नई दुल्हन की तरह इस पर साज सज गया है। अब इसका ट्रांसलेशन हमको क्या करना है, मराठी में इसका मतलब लिखना है। तो हम शुरुआत अक्सर ऐसे ही करेंगे। सदर पंक्ति कवितेतून दिलेली आहे। अगर आपको कविता का नाम याद है तो वेल एंड गुड, आप कविता के नाम से शुरू करो। सदर पंक्ती भल्लगडी दादा या कवितेतून घेतलेली आहे, ज्यामध्ये कवीने मनोहारी शब्दचित्र रेखाटले आहे। कवि सांगित इच्छितो की, इस लाइन में शायर कहना चाहता है कि, अब यहाँ से इसका मतलब हम शुरू करेंगे। कवि सांगित इच्छितो की, शेतातल्या काळ्या मातीतून धान्याची हिरवी रोपे तरारून वर आली आहेत। हिरवा मंद सुगंध दरवळतो आहे। सारे शेतकरी या सुगंधाने धुंद झाले आहेत। काळ्या माती नवरीसारखी नवीन अलंकाराने नटली आहे। तिने अंगावर जणू हिरवा शालू नेमला आहे, असे कवि सांगित आहे। ये इसका मतलब हो गया, यानी सरल अर्थ हो गया। उसके बाद भाषा अभ्यास यानी व्याकरण ग्रामर का हिस्सा यहाँ से शुरू होगा। ठीक है, भाषा अभ्यास जिसे बोलता है, और ये तीसरा हिस्सा होता है। पूरे पेपर में 4 हिस्से होते हैं, उसमें से हम तीसरे हिस्से पे पहुंचे हैं। व्याकरण घटकावर आधारित कृति, ग्रामर के अज्जा पर मबनी अमल, यानी इसमें पूरा ग्रामर पूछा जाता है। उसमें पहला सवाल है, अच्छा ये सवाल लिखने की ज़रूरत आपको पेपर में नहीं है, टाइम वेस्ट नहीं करना। सीधा सवाल नंबर 3 का उसका 1 और डायरेक्ट इसका जवाब लिखना है आपको। पुढील वाक्यांचे काळ ओळखा, दिए हुए जुमलों का ज़माना पहचानो। क्या करना है, सिर्फ ज़माना पहचानना है। देखो 2 बॉक्स पर आपको 2 नंबर है। अब पहली बात आप याद रखेंगे कि मराठी में ज़ैली ज़माने लिखने की ज़रूरत नहीं है, यानी सामान्य हो, पूर्ण हो या अपूर्ण हो, ये लिखने की ज़रूरत नहीं। डायरेक्ट मेन ज़माने, ये वर्तमान है या भविष्य है या भूतकाल है, तीनों में से एक ज़माना हमको लिखना है। तो पहला जुमला इसमें है, अमेय ने अभ्यास केला। अगर आपको नहीं समझते आता है तो इस पर एक मेरा वीडियो भी है और हमारे वेबसाइट पर इसको समझने का आसान तरीका भी है। या तो फिर आप मुझे कमेंट्स कीजिए, मैं उसकी लिंक आपको कमेंट्स में सेंड कर दूंगा कि ज़मानों को मराठी में किस तरह से आसानी से पहचानते हैं। अब उसमें रूल क्या है, देखो मैं आपको समझाता हूँ। जहाँ मैंने PDF ही अपलोड किया है उसमें ऐसा लिखा हुआ है कि अगर मराठी के किसी जुमले के आखिर में ला, ली, ले, लो आता है तो वो जुमला भूतकाल का होता है। अब देखो ये जुमला है और जुमले के आखिरी लफ्ज़ के आखिर में क्या आया है, ला आया है, इसलिए ये जुमले को आसान तरीके से हमने पहचान लिया कि ये भूतकाल है। उसके बाद दूसरा जुमला है, मैदानावर मुले धावतात। ये ज़माने का जुमला है वर्तमान काल। इसका भी रूल्स हमने कैसे पहचाना है, इसकी वजह से हमने पहचान लिया है। अगर आपको रूल्स देखना है
तो आप कमेंट्स कीजिए, मैं उसकी लिंक आपको ग्रुप में शेयर करूँगा, आपको भेजूँगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके इसके रूल्स को समझ सकते हैं कि मैंने कैसे पहचाना है वर्तमान काळ। ठीक है। उसके बाद है वाक्प्रचार यानी मुहावरे। वाक्प्रचार व त्यांचे अर्थ यांच्या जोड्या लावा। किसकी जोड़ियाँ लगाना है? मतलब के साथ मुहावरे की जोड़ी लगाना है। एक साइड दिए हुए मुहावरे हैं और उनका मतलब है, आगे पीछे है, हमको जोड़ियाँ सही लगाना है। जोड़ियाँ का रूल नंबर 1 क्या है कि आप जोड़ियाँ लगाते वक्त ऐसी लाइन नहीं खींचेंगे कि इसकी जोड़ी इससे, इसकी जोड़ी इससे, बल्कि इसका जवाब इसके सामने लिखेंगे अपने आंसर शीट में। अब गायब होने क्या है? मुहावरा है। तो इसकी जोड़ी किससे लगेंगी? परत येणे, नाही से होने, गर्दी होने। तो इसकी जोड़ी लगेंगी आ से। ऐसी जोड़ी नहीं लगाएंगे आप, इसको सामने लिखेंगे इसके। उसके बाद झुंबड़ उड़ने, इसकी जोड़ी लगेंगी गर्दी होने यानी भीड़ हो जाना। और ये हम पेपर में नहीं लिखेंगे, सिर्फ इसके सामने ये लिखेंगे, इसके सामने ये लिखेंगे और इसकी लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाषिक घटकावर आधारित कृति, जुबानी अज्जा पर मबनी अमल। शब्द संपत्ति, ठीक है, वोकैबुलरी, इससे रिलेटेड क्वेश्चन है। समानार्थी शब्द लिहा, ठीक है। अब याद रखेंगे ना, आपको ये सवाल लिखना है पेपर में, ना ये लिखना है, ना ये लिखना है। आप क्या करेंगे? डायरेक्ट पृथ्वी लिखेंगे, उसके सामने उसका आंसर लिखेंगे, लेकिन सवाल नंबर याद से डालेंगे। प्रश्न क्रमांक 3 आ 1, फिर 1 का 1, फिर उसका 2, सवाल नंबर सही डालेंगे। अब पृथ्वी का समानार्थी शब्द हमको लिखना है। समानार्थी शब्द यानी हम मानी अल्फाज, सिमिलियर वर्ड, सिनोनिम जिसको बोलते हैं आप। तो पृथ्वी का समानार्थी शब्द होगा वसुंधरा, धरती, है ना, इसका हम ये लिख सकते हैं। चंद्र का समानार्थी शब्द यानी हम मानी अल्फाज है शशि, ये बहुत बार हमारे नज़मों में आया है। ठीक है। उसके बाद पुढील अक्षरांपासून अर्थपूर्ण शब्द तैयार करा। देखो, अक्षर यानी हुर्फ और शब्द यानी लफ्ज़, जैसे अलीफ, बा, ता, ये क्या हुए? अक्षर हुए। और हमने लिखे अल्लाह, तो ये क्या हुआ? ये एक शब्द हुआ, लफ्ज़ हुआ। 2 वर्ड नहीं बनाना है सबको, हमको क्या करना है? इससे एक अर्थपूर्ण शब्द ही तैयार करना है। 2 मैंने इसलिए कहा कि अक्सर ऐसे सवाल आता है कि दिए हुए हुर्फों से 2 अलग अलग बामानी लफ्ज़ बनाइए। अब यहाँ पर हमको क्या करना है? इन दिए हुए लफ्ज़ों से एक बामानी लफ्ज़ बनाना है। अभी क्यों बामानी लफ्ज़ है नहीं, ये रामा, मठीय, तो ये क्या है? कोई लफ्ज़ नहीं बन रहा है, तो इससे हमको एक लफ्ज़ बनाना है और उससे लफ्ज़ बनेगा माय मराठी। माय मराठी, इस पर हमको मिल गया 1 नंबर। उसके बाद लेखन नियम यानी जो ग्रामर के हिसाब से सही है वो लिखो। इसमें विलैंटी को भी देखा जाता है कि आगे पीछे कौन सा उकार कौन सा लगेगा। तो यहाँ पर 4 लफ्ज़ दिए हुए हैं, 4 में से हमको क्या करना है? एक उठाना है, अपने आंसर शीट में लिख देना है। तो इन 4 में से कौन सा सही है? देखो, सुपीक है, इसमें पहला उकार है, दूसरी विलैंटी है। इसमें दूसरा विकार है, दूसरी विलैंटी है। पहला उकार है, पहली विलैंटी है। यहाँ पर दूसरा उकार है, पहली विलैंटी है। तो यहाँ पर क्या है? सुपीक ये वाला सही है, जिसमें उकार पहला और दूसरी विलैंटी रहेगी। तो हमको ये लफ्ज़ को उठा के क्या करना है? सीधा आंसर शीट में लिख देना है, बाकी ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है, टाइम वेस्ट करना नहीं। उसके बाद है विराम चिन्ह। इसके भी बहुत सवाल अलग अलग टाइप से पूछे जाते हैं। आपको कोई चारा नहीं कि आपको हर पेपर प्रैक्टिस में देखने पड़ेगा कि विराम चिन्ह के ताल्लुक से कैसे सवालात पूछे हुए हैं। जैसे ये भी नया सवाल है, अक्सर ऐसे पूछता है कि 2 लफ्ज़ बनाओ, लेकिन यहाँ पर उसने क्या कहा? इस अलग अलग वर्ड से एक ही बामानी लफ्ज़ बनाओ। ठीक है। खैर, हम विराम चिन्ह पर चल रहे थे, हमको क्या करना है? नावान समोर विराम चिन्ह लिहा। यहाँ पर उनके नाम दिए हुए हैं, सिर्फ हमको क्या करना है? विराम चिन्ह बनाना है। अब प्रश्न चिन्ह यानी सवालिया निशान, और सवालिया निशान कैसे होता है? ऐसे होता है। उसके बाद उद्गार चिन्ह यानी एक्सक्लेमेटरी निशान, उसका निशान कैसे होता है? ऐसे होता है। इस पर 1 नंबर हमको मिल जाएगा। अब इस पेपर का चौथा हिस्सा यहाँ से शुरू हुआ है, उपयोजित लेखन, ये वाला। और उसमें सबसे पहले हमेशा पूछा जाता है पत्र लेखन।
कितने नंबर के लिए? 4 नंबर के लिए पूछा जाता है। इसमें 2 ऑप्शन होते हैं और 2 में से हमको एक करना होता है। एक ये पूछा हुआ है, एक ये पूछा हुआ है। ये होती है जाहिरात, ये जाहिरात होती है और इसके सहारे से, इस एडवर्टाइजमेंट के सहारे से आपको 2 में से एक करना होता है। ठीक है, पहले हम सवाल पढ़ेंगे। विष्णू कॅटरर्स यांच्याकडे सहलीसाठी पाकिटबंद खाद्यपदार्थांची मागणी नोंदवणारे पत्र तैयार करा। देखो हम यहाँ पर सबसे पहले तय करेंगे, सबसे पहले जब आप पत्र का क्वेश्चन पढ़ते हो तो आपके मन में घंटी बजना चाहिए कि ये औपचारिक है कि अनौपचारिक है, क्योंकि जब आप पहचान लेंगे उसके बाद ही फॉर्मेट तय करेंगे कि मुझे अनौपचारिक का फॉर्मेट लिखना है कि औपचारिक का फॉर्मेट लिखना है, वरना जवाब गलत हो जाएगा। इस सवाल में क्या बोला गया है? विष्णू कैटरर्स है, कैटरर्स यानी जहाँ खाना बनाते हैं, ये उसका नाम है विष्णू। यांच्याकडे इनकी तरफ सहलीसाठी, सहल यानी पिकनिक के लिए, पाकिटबंद खाद्य पदार्थांसाठी, पाकिट बंद किए हुए खाने की चीज़ों की, यानी खाने की चीज़ जो रहेगी वो पाकिट बंद रहेंगी, मांगनी डिमांड करनारे पत्र तैयार करा। नोंदवणारे और करनारे दोनों के मानी एक ही है कि उनको ऐसा खत लिखो कि भाई हमको पाकिट में बंद किया हुआ खाना चाहिए। अब ये पत्र कौन सा हुआ? औपचारिक हुआ कि अनौपचारिक हुआ? ये पत्र जो है औपचारिक हुआ। वजह क्या है? क्योंकि अनौपचारिक पत्र मित्र, बाबा, आई, भाऊ को लिखा जाता है जो हमारे पहचान के हैं या दोस्त है। अब ये इसमें हमारा पहचान का है क्या? विष्णु और कैटरर्स नहीं, तो ये औपचारिक पत्र हुआ। तो हमको क्या करना रहेगा? औपचारिक पत्र का फॉर्मेट बनाना पड़ेगा, उसके हिसाब से पत्र को लिखना पड़ेगा। अब मुझे ये बताओ, इस सवाल के अंदर हमको कितनी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी? नंबर 1 प्रति, कि किसके नाम से आपको लेटर्स लिखना है। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? इस पर भी नज़र डालना पड़ेगा, क्योंकि प्रति का एड्रेस हम कहाँ से लिखेंगे? यहाँ पर दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है? हमको किसको खत लिखना है? शुरुआत में जो प्रति का एड्रेस दिया हुआ रहता है, तो हमको लिखना है विष्णु कैटरर्स को लिखना है। चलो नाम तो लिख गया, मिल गया, प्रति विष्णु कैटरर्स। अब इसका एड्रेस दिया हुआ है क्या? इसमें हम पढ़ेंगे, इयत्ता 10वी 12वीच्या विद्यार्थ्यांसाठी खुशखबर खुशखबर खुशखबर, बोर्डांच्या परीक्षानंतरचा ताण हलका करण्याकरिता खास महाबळेश्वर सहल, विद्यार्थी स्पेशल, सहल कालावधि संपर्क। अब इसमें कोई भी एड्रेस दिया हुआ नहीं है, ये एडवर्टाइजमेंट है। किस लिए? कि 10वीं और 12वीं के बच्चों के लिए है। बोर्ड के एग्ज़ाम ख़त्म होने का टेंशन कम करने के लिए महाबलेश्वर में पिकनिक का अरेंजमेंट किया गया है। विद्यार्थियों के लिए स्पेशल है, उनका ड्यूरेशन 5 अप्रैल से 10 अप्रैल तक है और आपको कांटेक्ट करना है यहाँ पर। ठीक है, तो अब हमको प्रति का एड्रेस नहीं दिया हुआ है, यानी इतना पता है कि बस विष्णु कैटरर्स है, तो लिखेंगे हम विष्णु कैटरर्स। अभी महाबलेश्वर जा रहे हैं तो ठीक है, हम किसी एक एड्रेस का डाल देंगे, जैसे मोरलैंड रोड, मदनपुरा, मुंबई। ये हो गया प्रति का एड्रेस। अब विषय में क्या लिखेंगे हम? उसके बाद ऑप्शन जो होता है विषय में लिखेंगे हम सहलीसाठी पाकिटबंद खाद्य पदार्थ मांगने बाबत या देने बाबत। ये हो गया विषय। फिर उसके बाद महोदय लिखेंगे हम। पूरा फॉर्मेट आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, आप खुद ही से भी बना सकते हैं। मैं आपको इसमें जो मेन पॉइंट है आपको बता दे रहा हूँ कि प्रति क्या आएगा। अच्छा, इसमें प्रेषक कौन रहेगा? आप ये ख़त कौन भेज रहा है वो दिया हुआ है क्या? इसमें किसी का भी नाम नहीं दिया हुआ है। अभी संपर्क है, अब इसके नाम से आप लिख सकते हैं कि इन्होंने क्या किया है, इनको दिया है। ये अभिनव सहल माहिम मुंबई, मोबाइल नंबर। तो हम क्या करेंगे, प्रेषक के एड्रेस में जो लास्ट में नीचे में आता है तो हम डालेंगे अभिनव सहल कौमा, उसके नीचे डालेंगे माहिम कौमा, उसके नीचे डालेंगे मुंबई और उसके सामने कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है, डॉट कर देंगे। तो हमको प्रति का एड्रेस मिल गया, प्रेषक का एड्रेस मिल गया और विषय मिल गया। उसके बाद फॉर्मेट में आपको जैसे कि वैसे लिखना है। अब क्यों लिखना है कि भाई आपको पाकिट बंद जो है वो खाना चाहिए, क्योंकि बच्चे सहल में जाएंगे तो पाकिट में बंद किया हुआ खाना लगेगा, तो उसके ताल्लुक से आपको 2-4 लाइन लिख लेना पड़ेगा यहाँ पर।
दूसरा क्वेश्चन इसी के ताल्लुक से यहाँ पर पूछा हुआ है, तुमच्या मित्राला। देखो मैंने क्या कहा कि सबसे पहले सवाल पढ़ने के बाद आपके मन में घंटी बजना चाहिए कि ये औपचारिक है कि अनौपचारिक है। तो यहाँ पर फ़ौरन दिया हुआ है मित्राला। अब जब दोस्त या हमारे अब्बू या भाई जो हमारे पहचान का होता है उनको जो ख़त लिखा जाता है वो अनौपचारिक पत्र होता है। ठीक है, तो औपचारिक पत्र का फॉर्मेट हमारे जहन में पूरा उतर जाना चाहिए। तुमच्या मित्राला मैत्रिणीला, तुम्हारे दोस्त को या सहेली को, त्याच्या, लड़का है तो त्याच्या यानी उसके, लड़की है तो तिच्या यानी उसके, वडिलांनी सहली सहभागी होण्याची परवानगी द्यावी। कि उसके अब्बू ने यानी आपकी दोस्त या सहेली को पिकनिक में, यानी आपको नहीं, आपके अब्बू को नहीं, आपके दोस्त या सहेली को उनके अब्बू ने, सहेली के अब्बू ने परमिशन देना चाहिए पिकनिक में शामिल होने के लिए, म्हणून त्यांना विनंती करणारे पत्र लिया। उनको क्या करना है, रिक्वेस्ट करने के लिए ख़त लिखना है। अब इस सवाल में पढ़कर हमको तो पता चल गया ये अनौपचारिक है। अब अनौपचारिक में हमको सबसे पहले किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, प्रति की एड्रेस पड़ती है, प्रति की एड्रेस की ज़रूरत पड़ती है। अब इसमें किसको लिखा जा रहा है, हमारी सहेली को लिखा जा रहा है, सहेली के अब्बू को लिखा जा रहा है, उनका कोई एड्रेस नहीं है। तो हम क्या करेंगे, प्रति के नीचे लिखेंगे अ ब क कौमा, यानी उनका नाम हो गया, और अपने मन से कोई एड्रेस डाल देंगे। फिर उसके बाद लास्ट में हमको ज़रूरत पड़ेगी प्रेषक के एड्रेस की, यानी आप कौन है। तो आपका भी नाम इसमें नहीं दिया हुआ है कि आप कौन है लिख रहे हैं, दीपक है, अक्सर सवालों में दिया जाता है। तो आप भी लिखेंगे क ख ग कौमा, आपका भी एड्रेस मन से डाल देंगे। और इसमें लिखेंगे आप कि माझ्या मैत्रिणीला सहभागी होण्यासाठी परवानगी द्यावी अशी मी तुम्हाला विनंती करतो। यानी मेरी सहेली को आप, यानी आपकी बच्ची को आप सहल में पिकनिक में शामिल होने की इजाज़त दीजिए, ऐसी मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ। हमने दोनों पत्रों को समझ लिया। उसके बाद हम आगे जाएंगे गद्य आकलन। ये सवाल नंबर 4। अब गद्य आकलन क्या है, इसको डिटेल में अगर समझना है तो आपको डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक है, वहाँ पर बहुत अच्छी तरह से आपको समझाया हुआ है कि गद्य आकलन को क्या करना होता है, क्या क्या उसकी शराइत है। मैं शॉर्ट में आपको बताते हुए चलूँगा, लेकिन डिटेल में अगर जानना है तो वीडियो ज़रूर देखो, उसके बगैर आपको समझ में नहीं आएगा, लिहाजा उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगा। अभी सवाल नंबर 4 है और 4 नंबर के लिए पूछा जाता है। गद्य आकलन में क्या करना होता है, 4 सवालात बनाना होते हैं जिनके जवाबात एक जुमले में चेकर को इसमें मिलना चाहिए। उसके लिए आपको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, सवालिया लफ्ज़ों की, कौन, क्या, कैसे, कब, कहाँ, किधर। अब इन सवालों, ये लफ्ज़ों को मराठी में भी मालूम होना चाहिए, जैसे कोण, कधी, केव्हा, कशासाठी, कोण, कशानंतर, ये लफ्ज़ आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, मैंने कहा वीडियो देखो, उसमें आपको समझ में आ जाएगा। चलो हम यहाँ पर 4 सवालात बनाते हैं। पहली लाइन है, निसर्गाचा तोल सांभाळण्याचे नियम असतात। इसका मतलब होता है कुदरत का तोल यानी वज़न संभालने के कुछ उसूल होते हैं। अब अगर मैंने कहा कि कुदरत को संभालने के लिए क्या होते हैं, तो उसका जवाब क्या आएगा, नियम होते हैं। तो मुझे क्या करना है, सिर्फ निसर्गाचा तोल सांभाळण्याचे काय असतात, नियम की जगह क्या आ जाएगा, काय आ जाएगा। काय के मानी क्या होते हैं, क्या, और लास्ट में सवालिया निशान, नियम इसमें से हट जाएगा। निसर्गाचा तोल सांभाळण्याचे काय असतात, सवालिया निशान, एक सवाल बन गया हमारा। दूसरा आगे पढ़ेंगे, पंच महाभूतापासून ते पाणी मात्रांपर्यंत हे नियम आपोआप सहजच पाळले जातात। इसमें सवाल बनता है, थोड़ा लंबा हो जाएगा, हमको एक जुमले में चाहिए। आगे हम पढ़ेंगे, मानव व्यतिरिक्त सर्व प्राणी मात्र आपल्या सहज प्रवृत्तीचे धर्म पाळतात। देखो अब इसमें क्या है, मानव व्यतिरिक्त, इंसान के अलावा सभी जानवर अपने खुद के रवैये से अपना मजहब पर अमल करते हैं। तो हमको क्या करना है, कौन अमल करते हैं, तो क्या करेंगे हम, कोण आपल्या सहज वृत्तीचे धर्म पाळतो। तो हम यहाँ क्या करेंगे, ये कट कर देंगे, ये उसका तो जवाब हो गया, और यहाँ लिखेंगे हम कोण। क्या लिखेंगे, कोण। कोण मैं इधर साइड में लिख देता हूँ आपको, तो अब समझ में आ जाएगा।
ठीक है, पूरा सवाल ही मैं आपको बना देता हूँ इधर। कोण आपल्या सहज प्रवृत्तीचे धर्म पाळतात, और लास्ट यहाँ पर क्या आएगा, सवालिया निशान आएगा। जब चेकर ढूंढेगा तो उसको जवाब क्या मिलेगा, ये जवाब मिलेगा। आपने क्यों बनाया, क्योंकि आपको पता है कोण को मराठी में कौन बोलते हैं। नेक्स्ट 2 सवाल बन गए। माणूस बुद्धिवंत म्हणून त्याला सहज प्रेरणेहून वेगळासा धर्म पाळावा लागतो। मानव धर्म, जीवन सुखावं होण्यासाठी सर्वांनाच आपापले धर्म पाळावे लागतात। देखो यहाँ पर इसका मतलब है ज़िंदगी खुशहाल बनाने के लिए सभी को अपने अपने मज़हब पर अमल करना पड़ता है। तो हम सवाल बना सकते हैं किसके लिए, यानी किस लिए हमको मज़हब पर अमल करना पड़ता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कशासाठी सर्वांनाच आपले धर्म पाळावे लागतात, ये निकल जाएगा यहाँ से इतना, और इसके जगह पर क्या आएगा, यहाँ पर कशासाठी आएगा, और यहाँ पर बन जाएगा सवाल। 1 2 3 सवाल हमने बनाए। अब एक बचा, हमको 4 ही सवाल बनाना है। एक एक्स्ट्रा बना लेंगे ताकि खादा कोई गलत हो जाए तो वहाँ पर कवर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या किया, कशासाठी सर्वांनाच आपले धर्म पाळावे लागतात। सवाल क्या बनाया आपने, किस लिए इन सबको अपने मज़हब पर अमल करना होता है। तो इसका जवाब क्या आएगा, ये आएगा एक जुमले में। माणूस तरी याला अपवाद कसा ठरणार, त्यासाठी माणूस धर्म आपल्या वागण्यात सतत दुसऱ्याची जाणीव ठेवण्याची शिकवण देणारा धर्म, शेजाऱ्यांवर प्रेम करा असे सांगणारा धर्म, खरा तो एकच ही धर्म जगाला प्रेम असावे हा बाळ गोपाळपर्यंत पोहोचलेला धर्म। इसमें सवाल बहुत सारे बनते हैं। देखो, त्यासाठी माणूस धर्म आपल्या वागण्यात सतत दुसऱ्याची जाणीव ठेवण्याची शिकवण देणारा धर्म। अब उसके लिए माणूस धर्म, तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, कौन लिख लेंगे, कोणता धर्म सतत दुसऱ्यांची जाणीव ठेवण्याची शिकवण देणारा धर्म आहे, और लास्ट में क्वेश्चन निशान। ये 4 सवालात बन गए। 5वां भी हम बनाएंगे, शेजाऱ्यांवर प्रेम करा असे सांगणारा धर्म। ठीक है, यहाँ पर सवाल क्या बनेगा, शेजाऱ्यांवर प्रेम करा असे सांगणारा धर्म कोणता, यानी कौन सा। हमने 5 सवालात बना लिए। बहुत इजी होता है गद्याकलन का सवाल, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखो, इसके ऑप्शन में अक्सर जाहिरात लेखन आता है। जाहिरात लेखन को भी समझने के लिए वीडियो पूरा बनाया गया है उसूलों के साथ, आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर पहले समझ लेंगे कि पुढील जाहिरात वाचा व तिच्या खालील कृती सोडवा। आगे की एडवर्टाइजमेंट पढ़ो और उनके, देखो ये थोड़ा हटकर सवाल है। अक्सर सवाल ऐसा आता है कि जाहिरात बनाओ, यहाँ पर ऑलरेडी जाहिरात दी हुई है और इसके नीचे से आपको सवालात हल करना है। ये सवाल थोड़ा हटकर है। अक्सर हमें सवाल जाहिरात लेखन यानी एडवर्टाइजमेंट के लिए ऐसा आता है कि जाहिरात तैयार करो यानी बनाओ। यहाँ पर जाहिरात ऑलरेडी दी हुई है और आपको इस जाहिरात पर से नीचे दिए हुए सवालात को सॉल्व करना है। थोड़ा हटकर सवाल है इसलिए हम इसको सॉल्व करेंगे। देखो, पहला सवाल है, कृती गाडलेल्या जागा भरा यानी खाली जगह को मुकम्मल कीजिए। सुंदर घरकुल योजना डैश कॉमा डैश इथे उपलब्ध है। सुंदर घरकुल ये प्रोग्राम यहाँ और यहाँ मुहैया किया गया है यानी मौजूद है। तो कहाँ कहाँ है, देखो पहली लाइन में तालुका दापोली और दूसरे में आएगा रत्नागिरी। तालुका दापोली और रत्नागिरी येथे मौजूद, 1 नंबर आपको मिल गया। जाहिरात लेखन का 4 मार्क्स के लिए सवाल आता है। ठीक है, अब दूसरा सवाल इसी पैराग्राफ में यानी जाहिरात पर मबनी पूछा हुआ है। सुंदर घरकुल योजनेची 2 वैशिष्ट्ये लिहा। वैशिष्ट्य यानी खूबियाँ, खासियत। किसकी लिखना है, सुंदर घरकुल योजना, ये जो प्रोग्राम है खूबसूरत घरकुल योजना की 2 खुसूसियात हमें लिखना है, 1 नंबर के लिए बोला गया है। ठीक है, तो देखो पहली लाइन में एक्सप्रेस हाईवे पासून फक्त 10 मिनिटाच्या अंतरावर, यानी एक्सप्रेस हाईवे के सिर्फ 10 मिनट के फासले पर है। और ये थोड़ा बड़ा है, ये भी इसकी खुसूसियात है, लेकिन हम ये लिखेंगे अनुभवी तज्ञांकडून घरांची बांधणी, ये वाला क्वेश्चन दूसरे में लिखेंगे, पहले में ये और दूसरे में ये, जैसा कि वैसे उतारना है। यहाँ पर सिर्फ आपको समझ जाना चाहिए सवाल क्या है। उसके बाद तीसरा सवाल इसमें इसी पर मबनी पूछा हुआ है, एका वाक्यात उत्तरे लिहा यानी एक जुमले में जवाब लिखो। देखो बहुत हटकर सवाल बनाया है इन्होंने और ये आ सकता है।
ठीक है, जाहिरात बनाने की बजाय जाहिरात बनी हुई है और उस पर सवाल को हमको सॉल्व करना है, लिखना है। अब एक जुमले में जवाब लिखो। एक्सप्रेस हायवे सुंदर घरकुल या योजनेपासून किती मिनिटाच्या अंतरावर आहे? एक्सप्रेस हायवे सुंदर घरकुल ये प्रोग्राम हाईवे से कितने मिनट की दूरी पर है? तो ये देखो उसका जवाब यहीं पर है कि एक्सप्रेस हाईवे से सिर्फ 10 मिनट की दूरी पर है। तो हम क्या लिखेंगे, जवाब सिर्फ इतना लिख देंगे, 10 मिनिटाच्या अंतरावर। यहाँ से ये उतना उठाएंगे और डायरेक्ट यहाँ पर लिख देंगे 10 मिनिटाच्या अंतरावर। उसके बाद घराचे आकारमान व्यक्त करणारे शब्द। देखो आकारमान ये लफ्ज़ अगर आपको समझ में आ जाएगा ना तो आप जवाब इजीली लिख देंगे। घर के जसामत को जाहिर करने वाला लफ्ज़ कि वो कैसा घर है ना, उसकी जसामत कैसी है। तो इसमें कौन सा लफ्ज़ है जो घर की जसामत को जाहिर करता है? आपने सुना होगा कि कितना बड़ा घर है, तो 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK है ना। BHK जो है तो जसामत होती है कितना बड़ा है। तो देखो यहाँ पर लिखा है 2, 3, 4 बेडरूम, ये क्या है, उसकी जसामत है। ये उसकी जसामत है, ठीक है। ये हम ये लफ्ज़ उठा के यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद इसके ऑप्शन में दिया हुआ है बातमी लेखन। ये थोड़ा जवाब बड़ा रहेगा, इसका भी हमने वीडियो बना चुके हैं, आप देख सकते हैं। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। बातमी लेखन, लेकिन एक बात याद रखना कि बातमी लेखन जब भी आएगा ना तो उसके ऑप्शन में आपको एक तो गद्य आकलन आएगा या जाहिरात लेखन आएगा। तो दोनों में से ये इजी होता है बनिस्बत बातमी लेखन के, क्योंकि बातमी लेखन आपको 7, 8, 10 लाइन में लिखना पड़ेगा और ग्रामेटिकल मिस्टेक होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। इसलिए बेटर रहेगा कि आप बातमी लेखन की बजाय आप जाहिरात लेखन या गद्य आकलन दोनों में से एक सिलेक्ट करें और उसको हल करें। उसके बाद है कथा लेखन। कथा लेखन यानी कहानी लेखन। अब ये भी किसके ऑप्शन में है? देखो 4 नंबर के लिए क्वेश्चन है, तो देखो 4 नंबर के लिए एक तो गद्य आकलन पूछा हुआ है, या तो फिर आप उसमें से एडवर्टाइजमेंट का क्वेश्चन सॉल्व करो, या फिर बातमी लेखन सॉल्व करो, या फिर आप कीवा के मानी होते हैं, या कथा लेखन करो यानी कहानी लेखन करो। अब कहानी लेखन में सबसे पहले आपको क्या करना है, याद रखना है कि उन्वान देना भूलना नहीं है। इस कहानी को उन्वान देना है और आखिरी में आपको सीख लिखना है, तात्पर्य, यानी इस कहानी से क्या सीखने को मिला। अब ये कहानी कौन सी मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ आपको। एक कोल्हा रहता है, उसको बहुत ज़्यादा भूख लग जाती है। वो उसको करीब में एक अंगूर का बाग दिखता है और वो अंगूर का बाग देखकर उसके मुंह में पानी आ जाता है। वो खाने की ख्वाहिश उसके दिल में पैदा होती है। वो अंगूर की बेल जो है बहुत ऊंची होती है। वो अंगूर खाने के लिए बहुत जंप यानी उड़ा मारता है, फिर भी उसको अंगूर नहीं मिलता है। इतनी जंप मारने के बावजूद वो थक जाता है। थकने के बाद उसको अंगूर नहीं मिलते हैं। वो खुद से कहता है, यार छोड़ो, जाने दो, ये दो अंगूर बहुत खट्टे हैं, ये मुझे नहीं चाहिए, है ना। अंगूर खट्टे हैं, आपने सुना है, ये वाली कहानी है। और लास्ट में उसकी सीख लिखना है। फिर मैं कहूँगा कि कथा लेखन की बजाय आप गद्य आकलन और जाहिरात लेखन को सिलेक्ट करेंगे तो बेटर रहेगा। इन केस अगर वो समझ में नहीं आ रहा है तो फिर तीसरे नंबर पर आप कथा लेखन को लिखिएगा तो चलेगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन इस पेपर में है निबंध लेखन। अब निबंध लेखन यानी मजमून नवेसी 4 नंबर के लिए पूछा जाता है और 2 ऑप्शन आते हैं, 1 और ये 2। इसमें आपको एक बात का ख्याल रखना है कि ये वर्णनात्मक निबंध है और ये आत्मकथन निबंध है। ये दोनों को लिखने का तरीका अलग अलग है। आत्मकथन यानी आप बीती, जिसमें हमको ये चीज़ खुद बन जाना पड़ती है। मैं किताब हूँ, मुझे लोग पढ़ते हैं, मैं अलग अलग नामों से मशहूर हूँ, मराठी में मुझे पुस्तक कहा जाता है, इंग्लिश में मुझे बुक कहा जाता है, यानी मैं करना पड़ता हूँ। या फिर ऐसा कि आपसे वो चीज़ बात कर रही है, लेकिन वर्णनात्मक में ऐसा नहीं होता है। खैर, ये मजमून है माझा आवड़ता प्राणी। देखो मैं आपको अलग से यहाँ सॉल्व करके नहीं बताऊँगा ये मजमून, क्योंकि ऑलरेडी कैसे चैनल पर मौजूद है। ये मजमून ऑलरेडी मैं डाल चुका हूँ, वहाँ से आप देख सकते हैं। पहले सिर्फ मतलब मैं समझा रहा हूँ। माझा आवड़ता प्राणी यानी मेरा पसंदीदा जानवर, कि आपका पसंदीदा जानवर कौन सा है। उसमें ऑप्शन दिए हुए हैं कि पहले तो उसकी वजूहात बताओ, पहले तो वर्णन करो कि उसके बारे में क्या क्या चीज़ें हैं, वो कैसा है, क्यों है, कहाँ रहता है। फिर उसकी खुसूसियत बताओ, कैसा दिखता है, रंग कैसा है, स्पीड कैसी है, क्या खाता है, और उसको पसंद करने की वजूहात कि वो आपको क्यों पसंद आता है, ये लिखकर
फिर लास्ट में ख़त्म करना है। इसमें भी क्या करेंगे आप, हेडिंग डालना नहीं भूलेंगे। आप माझा आवडता प्राणी वाघ, हिरण म्हणजे हरण, कोल्हा, मोर, हेडिंग डालने के लिए आप भूलना नहीं, ठीक है। और ये 3 ऑप्शन के सहारे से आप लिख लेना। इसका टेंशन नहीं लेना इतना ऑप्शन का कि ये ऑप्शन ऑटोमेटिकली आप जब लिखेंगे ना ये सब चीज़ें कवर हो जाएगी। शर्त है कि आपको पहले क्या करना है, हेडिंग डालना है और मजमून इस पर बुनियाद इसको पॉइंट करके आपको अपना मजमून शुरू करना है। उसके बाद आखरी है निबंध आत्मकथन, यानी आप बीती है। दिलेल्या मुद्द्यांच्या आधारे पुस्तकांचे आत्मकथन करा। दिए हुए मुद्दों के सहारे से किताब का आप बीती लिखो। कौन से पॉइंट है, ज्ञानदान, इल्म देती है, सेवा, खिदमत करती है, आनंद, खुशी किस बात की होती है, कृतज्ञता, ये गम किस बात का होता है, आताची स्थिति, अभी की हालत क्या है। तो हम क्या करेंगे, ऊपर हेडिंग डालेंगे पुस्तकाची आत्मकथा और फिर लिखेंगे मुझे बहुत सारे लोग अलग अलग नामों से जानते हैं, माझे नाव वेगवेगळ्या प्रकारे घेण्यात येतो, इंग्लिशमध्ये मला बुक म्हणतात, मराठीमध्ये मला पुस्तक म्हणतात, उर्दूमध्ये मला किताब म्हणतात, मी लोकांना ज्ञान वाटतो, लोकांची सेवा करतो, मला खूप आनंद आहे याबाबत की मी लोकांना ज्ञान देतो, परंतु मला त्याचे खूप कृतज्ञता वाटते की लोग माझी बरोबर सेवा नहीं करत। ऐसे आप छोटे छोटे जुमले लिखकर आप लिखेंगे। इसका भी मैंने वीडियो डाल चुका हूँ, आप देख सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपको कि ये सबक आपको समझ में आया होगा, ये पेपर। और हम तीसरे प्रैक्टिस पेपर को भी बहुत जल्द अपलोड करेंगे। जितने सारे प्रैक्टिस पेपर आपको दिए जाएंगे वो सब के सब की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलती जाएगी, और नहीं तो आपको प्ले लिस्ट में तो ज़रूर मिलेगी, ठीक है। फिर इंशाल्लाह मिलते हैं तीसरे प्रैक्टिस पेपर में, तब तक अल्लाह हाफिज़। यदि अभी तक आपने हमारे स्कूल टू यू यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि आपका नए वीडियो की अपडेट मिल सके, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।